हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अकरम। आज हम न्यूमैन की बुक सोशल रिसर्च मेथड्स के 7th चैप्टर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेजरमेंट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज की नाप तोल करना। मेजरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि मैं आपको कहता हूं कि आज शाम को हम फलां रेस्टोरेंट में सब मिलकर खाना खाएंगे, तो आप सभी शाम के वक्त फलां रेस्टोरेंट में पहुंच जाइए। तो यहाँ पर शाम जो है वो एक वेग सी टर्म है जिसको एक्यूरेटली और प्रिसाइजली मेजर करने के लिए हम वॉच का सहारा लेते हैं। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में गाइड करते वक्त ये नहीं कहते कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से कार या कोई और गाड़ी चलाएंगे तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हैं, बल्कि वो एक एग्जैक्ट स्पीड बताते हैं कि इस स्पीड से ज़्यादा अगर आप कभी गाड़ी या कार या कोई भी चीज़ चलाएंगे तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करेंगे। इसी तरह आपकी हाइट नापने के लिए, आपका वेट नापने के लिए, आपके बालों की लेंथ नापने के लिए, या किसी चीज़ का हुजम मालूम करने के लिए, या रोशनी की स्पीड मालूम करने के लिए हम कोई ना कोई मेजरमेंट टूल यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेजरमेंट का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजर प्रोवाइड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जिस तरह नेचुरल साइंसेस में कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई मेजरमेंट टूल यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह सोशल साइंसेस में ह्यूमन बिहेवियर्स को मेजर करने के लिए, ह्यूमन एटीट्यूड्स को मेजर करने के लिए, या कोई भी सोशल फिनोमिनन को मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई टूल यूज कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो ये मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आल तो क्वालिटेटिव स्टडीज में भी देखने को मिलता है, बट इसका मेजर फोकस जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडीज है। चूंकि क्वांटिटेटिव स्टडीज जो है वो नेचुरल साइंसेस के वेज को बारो करती हैं सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये नेचुरल साइंसेस की तरह ही मेजरमेंट टूल्स यूज करती हैं किसी भी सोशल फिनोमिनन को एक्यूरेटली और प्रिसाइजली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बारे में। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट टर्म को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसा कि हमने थ्योरी एंड रिसर्च वाले चैप्टर में बात की थी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी टेंजिबल चीज जिसे हम टच कर सकें, जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकें, वो होता है कॉन्क्रीट। और कोई भी ऐसा आइडिया या कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसी चीज जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व ना कर सकें, जिसे हम डायरेक्टली टच ना कर सकें, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है किसी भी आइडिया को क्लियर बनाने का, किसी भी आइडिया को कॉन्क्रीट बनाने का, किसी भी आइडिया को टेंजिबल बनाने का, किसी भी आइडिया को एक्सप्लिसिट बनाने का, किसी भी आइडिया को सिस्टमैटिक बनाने का। फर्ज करें कि एक कॉलेज स्टूडेंट ने एक रिसर्च कंडक्ट की पावर्टी के बारे में। ये रिसर्च कंडक्ट करने के बाद वो इन रिजल्ट्स पर पहुंचा कि पावर्टी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो ये कंक्लूजन कि पाकिस्तान में पावर्टी बहुत ज़्यादा है, एक बहुत ही वेग कंक्लूजन है। सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि पावर्टी क्या है, पावर्टी से हमारा क्या मुराद है। क्या एक बंदा जिसके पास 3 वक्त का खाना नहीं है वो पुअर है, या एक बंदा जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो खुद को गरीब महसूस करता है वो पुअर है, या एक बंदा जिसके पास अच्छा लिबास नहीं है वो पुअर है। तो इस तरह पावर्टी जो है एक बहुत ही जनरल सी टर्म है, और ये कोई इंपीरिकल और प्रिसाइज मेजरमेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक। इसी तरह पाकिस्तान जो है ये एक ब्रॉडर जियोग्राफिकल लोकेशन है। आल्दो हम क्वांटिटेटिव स्टडीज में पाकिस्तान को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कॉलेज स्टूडेंट एक स्पेसिफिक एरिया से डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे पूरे पाकिस्तान पर जनरलाइज कर रहा है तो ये भी सही बात नहीं है। हमें खसूसन ख्याल रखना होगा कि हमारा सैंपल क्या है। अगर तो उसका सैंपल कोई स्पेसिफिक सिटी या कोई स्पेसिफिक एरिया से है तो उसे उस एरिया को ही मेंशन करना चाहिए, ना कि पूरे पाकिस्तान पर उन रिजल्ट्स को जनरलाइज कर दे। इसी तरह ये कंक्लूजन कि पाकिस्तान में पावर्टी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी एक वेग टर्म है। तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन में हमें क्लियरली, एक्सप्लिसिटली और सिस्टमैटिकली ये डिफाइन करना होगा कि हमारा पावर्टी से क्या मुराद है। हम पाकिस्तान के किस एरिया से पॉपुलेशन ले रहे हैं,
हमारा सैंपल किन लोगों पर मुश्तमिल है। हमें हर चीज को सिस्टमैटिकली, एम्पिरिकली, क्लियरली डिफाइन करना होगा कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते वक्त। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हम एक कॉन्स्ट्रक्ट इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि कॉन्स्ट्रक्ट से मुराद कोई भी कॉन्सेप्ट है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसको हम डायरेक्टली या एम्पिरिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और एक कॉन्स्ट्रक्ट को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट लोग एक कॉन्स्ट्रक्ट को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट लोग कॉन्स्ट्रक्ट की किसी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन पर एग्री करें। फॉर एग्जांपल, मेरे लिए इंटेलिजेंस ये हो सकती है कि एक शख्स प्रैक्टिकल लाइफ में हाई अचीवमेंट्स करे। किसी और शख्स के लिए इंटेलिजेंस ये हो सकती है कि एक शख्स एग्जाम में अच्छा स्कोर करे। किसी और शख्स के लिए इंटेलिजेंस ये हो सकती है कि किसी की वर्बल स्किल्स बहुत अच्छी हो। किसी और शख्स के लिए इंटेलिजेंस ये हो सकती है कि वो इमोशनली बैलेंस हो। तो इंटेलिजेंस जो है ये कॉन्स्ट्रक्ट है, और डिफरेंट लोगों के लिए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम किसी का दिमाग चीर कर उसमें से इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि इंटेलिजेंस के लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चनर यूज करते हैं, या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं किसी की इंटेलिजेंस को एवेल्युएट करने के लिए। तो इंटेलिजेंस जो है ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है। इसको ना ही तो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ना ही ये ज़रूरी है कि डिफरेंट लोग एक ही उसकी डेफिनेशन पर एग्री करें। इसी तरह अगर हम सोशियोलॉजी में एलियनेशन की बात करें, तो एलियनेशन भी एक कॉन्स्ट्रक्ट है। मेरे लिए एलियनेशन ये हो सकता है कि एक शख्स जो है वो अपने आप से ही बेगाना है। किसी और रिसर्चर के लिए एलियनेशन ये हो सकता है कि एक शख्स जो है वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से एलियनेट है। किसी और शख्स के लिए एलियनेशन ये हो सकता है कि एक शख्स जो है वो अपने वर्क से एलियनेट है। किसी और रिसर्चर के लिए ये तीनों चीज़ें एलियनेशन का पार्ट हो सकती हैं। तो एलियनेशन जो है इसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, और ये डिफरेंट रिसर्चर के लिए इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। तो एलियनेशन जो है वो एक कॉन्स्ट्रक्ट है। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते वक्त हमें ये देखना होगा कि हम अपने कॉन्स्ट्रक्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हम एज से क्या मुराद ले रहे हैं? आया कि एज से मुराद हमारा फिजिकल एज है, या किसी शख्स की मेंटल एज है, या उस शख्स की इमोशनल एज है, या उस शख्स की परसीव्ड एज है? आया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ से मुराद किसी शख्स की फिजिकल वेलबींग है, या उसकी इमोशनल वेलबींग है, या उसकी इकोनॉमिक वेलबींग है, या उसकी पॉलिटिकल वेलबींग है? यानी कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते वक्त हमें अपने कॉन्स्ट्रक्ट को एक्सप्लिसिटली, क्लियरली और उसको एम्पिरिकली डिफाइन करना होगा। यानी कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है अपने किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट को क्लियरली, एक्सप्लिसिटली और सिस्टेमैटिकली डिफाइन करने का। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं काम करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की वेलबींग के बारे में। तो स्टूडेंट्स की वेलबींग के बारे में काम करने से पहले मुझे ये कॉन्सेप्चुअलाइज करना होगा कि मेरा स्टूडेंट से क्या मुराद है। आया के स्टूडेंट से मुराद मेरा एमबीबीएस के कोई स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी कॉलेज डिग्री के स्टूडेंट हैं, या किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं, या मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई भी बंदा जो पूरी उम्र लर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहा है वो स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह मुझे ये डिफाइन करना होगा कि वेल बीइंग से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ। आया कि वेल बीइंग से मुराद मेरा किसी की इकोनॉमिक वेल बीइंग है, उसकी फिजिकल वेल बीइंग है, उसकी इमोशनल वेल बीइंग है, उसकी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है, या क्या? इन अ नटशेल, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है किसी भी कंस्ट्रक्ट को एम्पिरिकली, क्लियरली, सिस्टेमैटिकली और एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने का। और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के इस प्रोसेस में हम कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन करते हैं किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट की। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो है वो किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट की रिटन डेफिनेशन होती है, यानी कि आप लिखते हैं बाकायदा एक ऐसी डेफिनेशन जो कि अनएम्बिगुअस होगी, जो कि क्लियर होगी, जो कि क्लियरली डिफाइन करती होगी कि स्टूडेंट से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ। स्टूडेंट से मुराद मैं फिफ्थ क्लास के
इतने साल से लेकर इतने साल तक के वो बच्चे ले रहा हूँ जो कि फलां एरिया में रहते हैं और फलां स्कूल में पढ़ते हैं और उनके डेमोग्राफिक फीचर्स ये हैं। यानी कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में हम किसी भी कॉन्सेप्ट की एक क्लियर और एक बिल्कुल कॉन्क्रीट डेफिनेशन लिखते हैं और बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से हमारा ये मुराद है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की इतनी भी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतनी मगजमारी कर रहे हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन के लिए। फर्ज करें कि एज अ रिसर्चर मैं एक रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के एटीट्यूड के बारे में, और मैं कोई एक स्पेसिफिक एरिया से कुछ स्टूडेंट्स से डाटा कलेक्ट करने के बाद, कुछ छोड़े बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल डाटा कलेक्ट करने के बाद उस एरिया के ये कंक्लूड कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो अपनी तरफ से तो मैंने बिल्कुल रिसर्च के सारे स्टेप्स को फॉलो करके बिल्कुल ऑनेस्टली रिसर्च कंडक्ट की थी। तो क्या ये मेरी रिसर्च वाकई कोई अहमियत रखती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मैं जिन स्टूडेंट से ये डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो कोई स्पेसिफिक मदरसा के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो कोई स्पेसिफिक कॉलेज के किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, या जिन्होंने किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसमें रिजेक्शन के बाद उनका एटीट्यूड जो स्टडीज की तरफ है वो चेंज हो गया था। तो कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते वक्त हमें ये देखना होगा कि हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और उसके बाद ही उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर सकेंगे हम उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर। जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में बात कर चुके हैं कि जो सोशल वर्ल्ड है वो नेचुरल वर्ल्ड की तरह कॉन्क्रीट नहीं है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 1+1=2 हो। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल एक सिस्टमैटिक और एक सिंपल वे में वर्क करें। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल एक लीनियर वे में वर्क करे। सोशल वर्ल्ड जो है ये डायनामिक है, ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर इन्वायरमेंट में एक माइनर सी चीज़ जो है वो पूरे बिहेवियर को चेंज कर सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा फीचर जो है वो किसी इंसान के पूरे करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकता है। तो जब भी हम किसी रिसर्च को कंडक्ट करें, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते वक्त हमें कोई भी कॉन्स्ट्रक्ट जो है उसको क्लियरली, राइगरसली और बिल्कुल एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना ही होगा, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनकी कोई इम्पोर्टेंस हो, उनको जनरलाइज किया जा सके पॉपुलेशन पर जिनके बारे में हम बात कर। तो अब हम बात करेंगे ऑपरेशनलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ तक हमने जाना कि जब भी हम कोई सोशल रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो हम अपने कॉन्स्ट्रक्ट को क्लियरली डिफाइन करेंगे। अब हम अपने कॉन्स्ट्रक्ट को क्लियरली डिफाइन कर चुके हैं, उसको लिख चुके हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट या कॉन्स्ट्रक्ट से हमारी ये मुराद है। अब क्या? तो इस चीज़ का आंसर जानने के लिए हमें खुद से ये सवाल करना होगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं। तो ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक ह्यूमन एटीट्यूड, कोई भी स्पेसिफिक ह्यूमन बिहेवियर या कोई भी सोशल फिनोमिनन जो है उसको मेजर करना, उसको ऑब्जर्व करना, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद कुछ कंक्लूजन पर पहुंचना। तो उसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हमें अपनी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो है उसको ऑपरेशनलाइज करना होगा। अपनी उसी डेफिनेशन से मुतल्लिक हमें मेजरमेंट टूल बनाना होगा, हमें कोई क्वेश्चनेयर बनाना पड़ेगा, हमें कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा, हमें कोई ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उस स्पेसिफिक बिहेवियर को, उस स्पेसिफिक एटीट्यूड को, उस स्पेसिफिक सोशल फिनोमिनन को। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसे मेजर करना होगा, उसको नापना होगा। जैसा कि हमने स्टार्ट पर ही बात की है कि सोशल साइंसेज में मेजरमेंट का पर्पस होता है किसी भी सोशल फिनोमिनन को एक्यूरेटली और प्रिसाइजली मेजर करना। तो हम उस सोशल फिनोमिनन को आइडेंटिफाई तो कर चुके हैं कि हम फलां स्टूडेंट्स पर वर्क करना चाह रहे हैं जिनके डेमोग्राफिक फीचर्स ये हैं, जो इस क्लास में पढ़ते हैं, जो ये पढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम उन्हें मेजर करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट टूल यूज करेंगे। वो मेजरमेंट टूल जो है वो कोई क्वेश्चनेयर हो सकता है, वो कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है, वो कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है। इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे और ये सारा प्रोसेस जो होता है
ये ऑपरेशनलाइजेशन कहलाता है। यानी कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए, उसको एक्टिविटीज में लाने का, उसको एक्शन में लाने का, ताकि हम उस सोशल फिनोमिनन को या उस सोशल एटीट्यूड को या उस सोशल बिहेवियर को एम्पिरिकली ऑब्जर्व कर सकें। हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में जो मेजर पर्पस होता है वो कोई भी सोशल फिनोमिनन जो है उसको एम्पिरिकली ऑब्जर्व करना है। तो ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो कोई भी कॉन्स्ट्रक्ट जो है उसको बेसिकली एक्शन में लाता है ताकि सोशल फिनोमिनन को एक्टिवली ऑब्जर्व किया जा सके, एम्पिरिकली ऑब्जर्व किया जा सके। ऑपरेशनलाइजेशन के इस प्रोसेस में हम ऑपरेशनल डेफिनेशन यूज करते हैं, यानी कि हम डिफरेंट क्वेश्चनेयर यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस यूज कर सकते हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हैं सोशल वर्ल्ड को एम्पिरिकली अंडरस्टैंड करने के लिए। आपने अक्सर डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में देखा होगा कि डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो एक क्वेश्चनेयर पकड़े हुए हाथ में आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि काइंडली इसे फिल कर दीजिए। इसी तरह डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं लेबोरेटरीज में कंडक्ट करवा रहे होते हैं, जैसा कि मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट हो गया, जिम्पार्डो का एक्सपेरिमेंट हो गया, हरलॉ का एक्सपेरिमेंट हो गया। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, ये सारे क्वेश्चनियर्स जो हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं, ये बेसिकली ऑपरेशनलाइजेशन है। ये बेसिकली ऑपरेशनलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें हम एक ऑपरेशनल डेफिनेशन यूज करते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन से मुराद कोई क्वेश्चनेयर है, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई एक्सपेरिमेंट है जो हम यूज करते हैं सोशल वर्ल्ड को एम्पिरिकली ऑब्जर्व करने के लिए। इन अ नटशेल अभी तक हमने बात की कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है वो किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट को क्लियरली और एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने का नाम है, जबकि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो एम्पिरिकली उस कॉन्स्ट्रक्ट को एक्शन में लाने का नाम है, ऑब्जर्वेशंस करने का नाम है, क्वेश्चनेयर डेवलप करके अप्लाई करने का नाम है। अब हम बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन में क्या फ़र्क है। मतलब ये कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन कैसे करते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन के बारे में। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन करते वक्त हमें रूल ऑफ क्रॉसपोंडेंस को माइंड में रखना चाहिए। रूल ऑफ क्रॉसपोंडेंस से मुराद ये है कि अगर मैं क्वेश्चनेयर डेवलप करूं फेमिनिज्म से एग्रीमेंट के बारे में, तो कोई शख्स जितना ज्यादा उस क्वेश्चन से एग्री करेगा उतना ज्यादा ही वो फेमिनिज्म को लाइक करता है एक्शन में, और कोई जितना ज्यादा फेमिनिज्म के रूल से डिसएग्री करेगा वो उतना ही डिसलाइक करता है फेमिनिज्म से। मतलब ये कि रूल ऑफ क्रॉसपोंडेंस ये बिलीव करता है कि कोई जितना ज्यादा इस क्वेश्चनेयर से एग्री करेगा उतना ही ज्यादा वो प्रो फेमिनिस्ट है, और कोई जितना इस क्वेश्चनेयर से डिसएग्री करेगा वो उतना ही ज्यादा एंटी फेमिनिस्ट है। मतलब ये कि हम एक इंस्ट्रूमेंट की बेस पर ये एवेल्युएट कर रहे हैं कि जिसका जितना ज्यादा इस इंस्ट्रूमेंट में स्कोर ज्यादा या कम होगा उसका किसी चीज से मुतल्लिक एटीट्यूड भी उतना ही ज्यादा या कम होगा। अब ये चीज जो है वो डिपेंड करती है किसी इंस्ट्रूमेंट की स्कोरिंग पर कि उसके स्कोरिंग जो है वो किस चीज को प्रिडिक्ट कर रही है। अगर तो फर्ज करें कि इस क्वेश्चनेयर में स्कोर के ज्यादा होने से कोई फेमिनिज्म की रूल्स एंड रेगुलेशन से एग्री कर रहा है तो वो प्रो फेमिनिस्ट है, और अगर इस क्वेश्चनेयर के स्कोर्स कम होने का मतलब ये है कि वो इसकी कंडीशन से डिसएग्री कर रहा है तो वो एंटी फेमिनिस्ट है। लेट्स टेक अनदर सिंपल एग्जांपल। आप में से अक्सर लोग आज तक लाइफ में कोई ना कोई एग्जाम जरूर दे चुके होंगे। तो रूल ऑफ क्रॉसपोंडेंस ये कहता है कि अगर कोई शख्स एग्जाम में ज्यादा स्कोर करेगा तो इसका मतलब है कि उसने ज्यादा हार्ड वर्क किया है, उसने ज्यादा पढ़ा है उस चीज को, या वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर कोई इस क्वेश्चनेयर में या इस एग्जाम में कम मार्क्स स्कोर करता है तो इसका मतलब है कि उसने कम पढ़ा हुआ है, वो कम इंटेलिजेंट है, या उसने कम हार्ड वर्क किया हुआ है। तो ये है रूल ऑफ क्रॉसपोंडेंस। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते वक्त हम सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो कि एक थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस भी होता है, यानी कि दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को
एक्सप्लेन करता है एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर, क्योंकि स्टार्ट पर तो हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं ना, फिर आते हैं कॉन्क्रीट लेवल पर। तो कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तो कोई भी कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं, उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में हम ऑपरेशनलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं और लास्ट पर एक एम्पिरिकल हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि हम कॉन्क्रीट लेवल पर बात कर रहे होते हैं, यानी कि हम ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन या एक्सप्लिसिट लेवल पर बात कर रहे होते हैं कि फलां सब्जेक्ट के फलां स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी एज इतने से लेकर इतने तक है और उनके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, उनका बिहेवियर इतने परसेंट है, या उनका स्पेसिफिक चीज से मुतल्लिक स्पेसिफिक एटीट्यूड जो है वो इतने परसेंट इंटेंस है। यानी कि एम्पिरिकल हाइपोथेसिस में हम डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन बताते हैं वो बिल्कुल एम्पिरिकल होता है, ऑब्जर्वेबल होता है और बहुत कॉन्क्रीट लेवल पर होता है। इन अ नटशेल क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में हम सबसे पहले कोई कॉन्सेप्चुअल लेवल पर या थ्योरेटिकल लेवल पर एक कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद उसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं, फिर ऑपरेशनलाइजेशन करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर एम्पिरिकल हाइपोथेसिस बनाते हैं या एम्पिरिकल रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं किसी भी सोशल फिनोमिनन से मुतल्लिक। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्चेज में हम सबसे पहले फील्ड में जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्चेज में हम पहले ऑपरेशनलाइज कर रहे होते हैं, उसके बाद डाटा कलेक्ट करने के बाद इसके डिफरेंट थीम्स वगैरह बनाने के बाद फिर हम कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं और उसके बाद थ्योरेटिकल रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्चेज में। यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में तो पहले हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं, यानी कि क्लियर डेवलप करते हैं कोई भी कॉन्स्ट्रक्ट को, उसके बाद हम ऑपरेशनलाइज करते हैं, एक्शन में जाकर कोई क्वेश्चनेयर अप्लाई करते हैं या ऑब्जर्वेशंस करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम पहले डाटा गैदर करते हैं, हम एम्पिरिकली ऑब्जर्व करते हैं, हम पहले डाटा गैदर करते हैं, यानी कि ऑपरेशनलाइज करते हैं पहले, उसके बाद हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं, यानी कि बाद में हम डिफाइन करते हैं क्लियरली कि हमारे इस कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है, और उसके बाद थ्योरेटिकल रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं किसी भी हाइपोथेसिस का या किसी भी थ्योरेटिकल लेवल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च में।